नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे मेरे पास में है रॉयल एनफील्ड की सबसे पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल फ्लाइंग फ्ली C6। अब ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है क्योंकि इस बाइक को हम 3-4 बार पहले देख चुके हैं। मैं पर्सनली देख चुका हूँ, वीडियो भले ही ना बनाया हो, और इसमें धीरे धीरे डिले भी हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें पता है कि रॉयल एनफील्ड बहुत ज़ोरों शोरों से लगा हुआ है, इस पर बहुत ज़्यादा काम भी वो कर रहा है। आज फाइनली बाइक जो है अच्छे से चलाने को मिली है, रॉयल एनफील्ड से सवाल जवाब करने को मिले हैं और अच्छे से शूट भी करने को मिली है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इस बाइक में ऑफर की जा रही है, क्या चीज़ें कैसी लग रही है, अच्छी बुरी, और रॉयल एनफील्ड उसके बारे में क्या कह रहा है, साथ ही में किसके लिए बाइक बनी है, फ्लाइंग फ्ली नाम का मतलब क्या है। हमारे बीच में बस एक चीज़ की कमी है और वो है प्राइस नहीं पता है, लेकिन उसका भी एक प्रेडिक्शन जो है वो मैं आपको बताऊंगा। एक एक करके बात करते हैं, चलिए। ओके, तो सबसे पहले चाबी से शुरुआत करते हैं। और चाबी नहीं है हमारे पास में, क्योंकि ये गाड़ी जो है इसमें चाबी आती ही नहीं है। जी हाँ, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं चालू करके रखा था, मैंने पहले मैं बंद कर देता हूँ और आपको धीरे धीरे समझाऊंगा कि क्या मामला है। ये ऐसे बंद करके रखोगे तो इसमें हैंडल जो है वो लॉक हो जाएगा। देखो, रॉयल एनफील्ड ने फ्लाइंग फ्ली पे करी है बहुत ज़्यादा मेहनत, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। अभी मैं जब आपको बताने लगूंगा एक एक चीज़ें, तब आपको समझ में आएगा कि मेरा क्या मतलब है कि उन्होंने मेहनत करी है। बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें जो है वो ऐसी है जो कि अदरवाइज़ मुझे लगता है इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह में इतनी कॉमन नहीं है जो हमने आज तक देखी हो। बट मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है। सबसे पहले 19 ये साइज़ का आपके पास में टायर है, फ्लाइंग फ्ली ब्रांडेड टायर है भाई, यहाँ पे सीएट ने डेवलप किया है। और आगे की तरफ डिस्क ब्रेक आप देख पा रहे हो, वाइब्रेट ब्रेक्स जो है वो है, और गियर फोक यहाँ पे देख पा रहे हो। ये गियर फोक जो है एक बार की ऐसे चलाने में भी इसकी आदत जो है वो थोड़ी बहुत चाहिए होती है, मतलब कुछ चीज़ें चेंज करता है राइड करते वक्त, मैं उसकी बात करूँगा। बट उसके अलावा अगर आप देखोगे सामने, ये दिस इज़ प्लास्टिक। गाड़ी में वेट जो है कम करने के लिए बहुत सारे जतन किए गए, एंड नॉट लाइक दिस के मेटल की जगह प्लास्टिक कर दिया तो वेट कम हो गया। मेटल की चॉइस में भी ये पूरा का पूरा बैटरी ब्लॉक जो है मैग्नीशियम का बना हुआ है। ये काफ़ी बड़ी चीज़ है कि इसको डिज़ाइन करना, टेस्ट करना और उसके एक्सपेंस जो है वो बेयर करना, वो सारी चीज़ें जो है बेयर तो मतलब इवेंचुअली तो कस्टमर पे करेगा, बट स्टिल प्रोडक्शन में उन चीज़ों को लाना ये एक बहुत ही ज़्यादा कमाल चीज़ है। फ्रेम देख रहे हो कितनी ब्यूटीफुल फ्रेम है, अलग अलग हिस्से हैं, दिस इज़ डिफरेंट पार्ट, दिस इज़ डिफरेंट पार्ट। और इवन ये बैटरी पैक जो है ये भी स्ट्रेस मेंबर है। उसके बाद में मोटर वगैरह जो लगी है, यहाँ पे बेल्ट ड्राइव आप देख पा रहे हो, ये बेल्ट पीछे की तरफ जाता है। बट एक एक करके तमीज़ से बात करते हैं, ऐसा हर जगह जंप नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि चाबी वाला सिस्टम क्या है। तो देखो, आप जो है आके ये बटन दबाओ यहाँ पे, जब आप ये बटन दबाओगे तो यहाँ पे फ्लाइंग फ्ली लिखा आएगा, सब कुछ ऑन हो जाएगा। इसका मतलब है कि स्टार्टअप हो गया है। और ये स्टार्ट मतलब आपने अगर पिन लगा दिया है, उसके बाद में यू डोंट हैव टू वेट कि ये पूरा प्रोसेस वगैरह आए, ये साउंड जो आ रही है स्टार्टअप की, ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत भी नहीं है। आप तुरंत राइड कर सकते हो। राइड करने का भी एक तरीका है, वो सब राइड जब करूँगा तब मैं बताऊँगा। बट ऐसा स्टार्टअप होगा और उसके बाद में आपके पास में डिस्प्ले आ जाएगी, एंड अनलॉक जो है हैंडल बार हो जाएगा उसके साथ ही। अब लाइट जो है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपके पास में ये जली हुई है, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। बट अगर आपको चेंज करनी है तो आप जो है लाइट यहाँ पे फास्ट बीम, हाँ ये हाई बीम हुआ, ये आपके पास में इस तरीके से बीम मारना है आपको। ये चीज़ें यहाँ पे हो गई है। इंडिकेटर अगर आपको जानना हो तो ये देखो, इधर ये इस तरफ इंडिकेटर हुआ, उस तरफ वो इंडिकेटर हुआ, दोनों एलईडी है। और ऑब्वियसली आप हैज़ार्ड लैम्प जो है वो भी जला सकते हो। उसके बाद में रियर में भी अगर आपको देखना है तो कुछ इस तरीके से दिखती है लाइट्स, बहुत ही बढ़िया सेटअप है। रीजनरेशन होता है, इलेक्ट्रिक है तो रीजनरेशन जब होता है तब भी यहाँ पर लाइट जलती है। एनीवे, लेट्स कम बैक हियर। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है। ये बटन है जिससे चालू होगा। आपको मोबाइल अगर आपके पास में तो पिन लगाने की ज़रूरत नहीं है तो इसमें पिन लगा के आप चालू कर सकते हो। ये जो देख पा रहे हो, ये SOS बटन टाइप मान लो, इसको दबाओगे तो इमरजेंसी कॉल जो है वो लगने लग जाएगा। इसमें सिम लगी हुई है, दिस इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट। गूगल मैप वगैरह जो है वो सब कुछ इसमें आता है, मोबाइल की हेल्प से आता है, बट आता है। अब ये चीज़ टच स्क्रीन भी है, आपने हिमालयन में देखी होगी, दैट वाज नॉट टच स्क्रीन, बट ये वाला टच स्क्रीन भी है। और टच स्क्रीन जो है वो तो आपने पिन लगाया तब देख ही लिया होगा। उसमें बहुत सारे फंक्शन टच से कंट्रोल कर सकते हो, बट आप ऑब्वियसली कंट्रोल कर सकते हो स्विच गियर से भी। ये स्विच गियर मेरे को कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि जब आप ग्लव पहन के चलाते हो तो ये स्पेशली ये पार्ट जो है कैसे दब रहा है, क्या हो रहा है, इसका क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल पाता है। बट अच्छी बात यह है कि ग्लव पहनने के अलावा तो सही चल रहा होता है। और आप जब नॉर्मल डेज़ में इसको सेटअप करोगे तो आप रुक के इससे डायरेक्टली सेटअप कर लोगे, और वहाँ पे टच स्क्रीन मिली है तो बढ़िया चीज़ है। यहाँ एडजस्टेबल आपके पास में ये हो गया है रियर ब्रेक। उसके बाद में यहाँ पास स्विच है, दिस इज़ द मोड ट्रिगर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रोटेट करने से जो होता है वो आप जो है यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद में आपके पास में ये मोड जो है मल्टीपल चीज़ें, देखो एक सेकंड रुको,
वापस मैं पीछे आके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये जो देख पा रहे हो, दिस इज़ द आइकॉन जो चेंज होगा मेरे ख्याल से। जैसे कि ये सिटी मोड है, आरी का कहना है कि हम इसमें सिटी की कुछ इमेज बनाएंगे। अभी ये इकोनॉमी मोड टाइप लगता है, बट इसको सिटी मोड बनाएंगे। ये कस्टम मोड हुआ, ये रेन मोड हुआ, ये स्पीड जो टाइप दिखा रहा है ये आपका स्पोर्ट मोड हुआ, एंड दिस इज़ हाईवे मोड। अब ये अलग अलग मोड में अलग अलग तरीके की मैपिंग है। इनफैक्ट जो कस्टम मोड है उसको भी सेट कर सकते हो। तो मैं एक बार ये पर्टिकुलर स्क्रीन में ही डीप डाइव कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसी में बहुत सारा हिस्सा है जो वीडियो का कंज्यूम होगा, तो मैं यहीं पे आपका डीप डाइव करवा ही देता हूँ। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा आप जो है पेशेंस रखना है इसमें। क्या क्या चीज़ें हैं, देखो ये हो गई होम स्क्रीन हमारे पास में, ठीक है। एक बटन है यहाँ पे कहीं पे, ये देख पा रहे हो, यहाँ पे नीचे की तरफ ये ट्रिगर है, ये होम बटन है डायरेक्टली। बहुत ही सही जगह पोजीशन है वो वाला बटन, क्योंकि वहाँ से जो है डायरेक्टली एक्सेस करना ईजी होता है। और होम बटन जो है उसमें अगर आप आओगे तो आपके पास में मल्टीपल चीज़ें आप देख पा रहे हो। आपको नेविगेशन में जाना है, म्यूज़िक पे जाना है, शॉर्टकट में आपको कॉल पे जाना है, आपको ये जो चीज़ दिख रही है ये एक्चुअली वेदर जो है वो आ गया। अब ये फर्स्ट पार्टी ऐप्स है जो कि कुछ इसमें आपको एक्सेस करने को मिल जाएगी। अगर आप एक्चुअली, मैं खोलता हूँ एंड फ़ोन इज़ नॉट कनेक्टेड, तो आप देखो फ़ोन कनेक्टेड नहीं होगा तो यहाँ पे गूगल मैप दिखेगा नहीं, बट आई थिंक वेदर फिर भी दिखाएगा ये। मैं एक बार ट्राई करता हूँ। जहाँ तक मुझे पता है वेदर दिखाएगा, हाँ वेदर दिखा रहा है। वेदर जो है उसमें फ़ोन कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको ऐसे ही दिखा देगा। तो ये वाली कुछ चीज़ें जो है आप डायरेक्टली होम से एक्सेस कर ही पा रहे थे, वैसी वाली चीज़ है। उसके बाद मैं पीछे आता हूँ वापस। अगर आप चाहो तो इसमें भी मल्टीपल चीज़ें ऊपर की तरफ देख पा रहे हो। यहाँ पे आप जो है अच्छा मैं टच स्क्रीन से काम कर लेता हूँ ना, मैं बार बार ऐसे क्यों कर रहा हूँ, मेरे लिए ईजी हो जाएगा, मैं स्विच गियर से नेविगेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है आपके पास में मल्टीपल चीज़ें आप वेदर से रिलेटेड देख सकते हो। मैं इंडिकेटर करता हूँ बंद, अगर आपको कन्फ्यूज़ कर रहा होगा तो। और अगर मैं होम बटन को दबा के रखूँगा, लॉन्ग प्रेस करूँगा, तो होम बटन जो है वापस सॉरी ये होम पे आ जाएगा वापस। अब उसके अलावा देयर आर मल्टीपल मोड सेटिंग्स, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ स्विच करता हूँ इसको, ओके दबाया मैंने, ये यहाँ पे खोलने का सिस्टम हुआ, चार्जिंग लीवर, मतलब ये चार्जर जो है इसको अगर आप क्लिक करोगे और खोलोगे तो यहाँ से चार्जर खुल जाएगा। ये यहाँ पे चार्जर जो है आप प्लग कर सकते हो। 0 to 100 करने में 2 hours 30 minutes समथिंग लग सकते हैं विद फास्ट चार्जर। उसके बाद में आपके पास में और क्या चीज़ें हैं हम जो बात कर रहे थे, नीचे आता हूँ मैं, एक सेकेंड। तो थोड़ा सा नेविगेट करना ना इतना इजी नहीं है इसमें, मतलब आपको याद रखना इजी नहीं है, नेविगेट करना तो इजी है। अब ये आया मेन सेटिंग्स पेज, इस पर बहुत सारी सेटिंग्स है, बहुत सारी सेटिंग गाड़ी की जो है वो यहीं से होती है, और यही है एक्चुअली। जिसमें देखो सबसे पहले अकाउंट, फिर व्हीकल सेटिंग। व्हीकल सेटिंग में क्या क्या है, ऑटो होल्ड रीजन आपको ऑन रखना है नहीं रखना है, उसके लेवल नहीं, रीजन ऑन रखना है नहीं रखना वो आप यहाँ सेट कर सकते हो। ऑटो होल्ड रीजन, ऑटो होल्ड बढ़िया काम करता है इसका। उसके बाद में डिस्टेंस की यूनिट, टेम्परेचर की यूनिट, प्रेशर की यूनिट। उसके बाद में व्हीकल के मोड्स, स्टैंडर्ड, प्राइवेसी, इनकॉग्निटो, वेकेशन मोड, ये व्हीकल के मोड्स हैं। दीज आर नॉट राइड मोड। राइड मोड जो है वो आगे आएंगे। ये राइडिंग मोड आपके पास में यहाँ पे हो गए, रेन आपका, टूरिंग मोड, परफॉर्मेंस मोड, ये इकोनॉमी मोड, और ये उसके बाद में कस्टम मोड। कस्टम मोड जो है वो आप एडिट कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया क्या क्या चीज़ें एडिट करने को। ABS का क्या लेवल होना चाहिए, ट्रैक्शन कंट्रोल जो है उसका क्या लेवल होना चाहिए, ऑन ऑफ रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। इसको करने के लिए आपको एक्चुअली ट्रिगर को ही यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे यहाँ पे ये स्विच को यूज़ किया। उसके बाद में पावर जो है वो कैसी होनी चाहिए, उसके बाद में थ्रॉटल मैप कैसा होना चाहिए, रीजनरेशन कोस्टिंग के टाइम पे, रीजनरेशन ब्रेकिंग के टाइम पे कैसे काम करना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें आप एक्चुअली सेट कर सकते हो। और हर चीज़ जो है धीरे धीरे बाइक जब आप चलाओगे तो आपको समझ में आने लगेगी, आपको पता चलने लगेगा कि सबका अपना अपना मतलब है। ऐसे नहीं कि बस दे दिए नाम के लिए, वो एक्चुअल में काफ़ी बढ़िया काम भी करती है। उसके बाद में कनेक्शन, फ़ोन से आपका ब्लूटूथ हेडसेट कनेक्ट करना हो तो वो आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में जनरल सेटिंग जिसमें डिस्प्ले, ओडोमीटर, ट्रिप, जो फ्रंट में आपको दिख रहा है यहाँ पे नीचे, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या दिखना चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद में रीसेट भी करना तो भी वहीं से होता है। डे नाइट मोड, ऑटो, ब्राइटनेस भी इनफैक्ट ऑटो एडजस्ट होती है और काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और काफ़ी बढ़िया जो है इसकी एडजस्टमेंट काम कर रहा है। उसके बाद में लैंग्वेजेस जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर कस्टमाइज शॉर्टकट बार जो है उसमें आपको क्या क्या देखना है वो भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। येस, देयर आर मल्टीपल ऑप्शन। इनफैक्ट पॉडकास्ट के भी ऑप्शन है भाई, आपका फ़ोन कनेक्टेड हो और उसके बाद में आपने ब्लूटूथ हेडसेट लगा रखा है तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में मैं आता हूँ पीछे आता हूँ, आगे नहीं पीछे जाना है मुझे। यहाँ पे जो है अगर आप वापस मैं दिखाऊँ, होम बटन पे आता हूँ मैं, और ये जो होम है इसमें सॉरी होम एक्चुअली फ़ोन कनेक्टेड नहीं है, बट आपको मैं राइड शॉट के टाइम पे दिखाऊंगा जहाँ पे नेविगेशन चल रहा था, गूगल नेविगेशन किस तरीके दिखता है। ठीक है, फ़ोन आपको चालू रखना पड़ता है, बट ये कुछ चीज़ें डायरेक्टली आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, फ़ोन मीडिया वगैरह जब भी फ़ोन कनेक्टेड हो। और उसमें सबसे काम की चीज़ जो है वो गूगल मैप ही मुझे लगा, काफ़ी सही चीज़ें दिखाता है। और गूगल मैप में कुछ आप वे पॉइंट्स वगैरह ऐड करके उनको भी एडिट कर सकते हो यहीं से। दैट इज़ ऑल्सो ए फैसिलिटी जो कि इसमें अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे तो चलो मैंने कर दी बात जो भी चीज़ें अवेलेबल थी उसकी। इस तरफ वाले स्विच गियर मैंने आपको नहीं दिखाया। ये जो आप देख पा रहे हो पैराशूट ये एक्चुअली रुको मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ। ये सबसे पहले मैं बैक आता हूँ इस पर। हाँ,
अब यहाँ पे जो है ये हैज़ार्ड लैम्प का बटन है, आपको ऑब्वियसली आपको पता चल ही रहा होगा, ये इंजन किल स्विच का कह सकते हो आप। उसके बाद में ये माइक्रोफोन का है आपके पास में। ये करने से अभी कोई एक्शन जो है इस पर कस्टमाइज़ नहीं है। आई थिंक इस पर कोई ना कोई एक्शन जो है कस्टमाइज़ होना ज़रूरी है, वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ होगा इस पर। ये क्रूज़ कंट्रोल है। अनफॉर्चुनेटली मैं क्रूज़ कंट्रोल ट्राई नहीं कर पाया, 2 बार चलाने के बावजूद मैं भूल गया, बट मैं राइड करते वक्त कोशिश करूँगा याद आ जाए मुझे और देखता हूँ कैसे वो काम कर रहा है। बट क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पे दिया हुआ है। उसके अलावा ये 2 चीज़ें एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। दिस इज़ वेयर इंटरेस्टिंग थिंग इज़, ये आपके पास में एक वायरलेस चार्जिंग पैड है। देयर इज़ अ USB चार्जिंग, यहाँ पे देख रहे हो आप, USB अवेलेबल है जो कि 27 वाट पावर PD 27 वाट जो होता है वो डिस्चार्ज करती है, और काफ़ी फास्ट चार्जिंग स्पीड वो भी है। फ़ोन कोई भी बड़ा रखोगे आ जाएगा, और थोड़ा सा वायर जो है उसका अगर आप लगा के रखोगे तो टेंगल वेंगल करना पड़ेगा उसको, थोड़ा सा वहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। बट उसके अलावा इधर की तरफ आओ आप, नीचे की तरफ, मैंने उधर आपको खोल के दिखाई दिया था चार्जिंग वाला केस। ये फ्लाइंग फ्ली C6 लिखा हुआ है। बहुत ज़्यादा वायरिंग वगैरह इधर उधर नहीं घूम रही है। कुछ कनेक्शंस वगैरह दिखते हैं आपको, जैसे कि यहाँ पे ये कनेक्शन है, जैसे कि यहाँ पे ये 2 कनेक्शन थे, पर इनको अच्छी तरह नीटली उनको टक किया गया, तो वो भी एक अच्छी बात है। पीछे मोनोशॉक आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो, विच इज़ एडजस्टेबल। आप वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो चीज़ें, प्रीलोड एडजस्ट कर सकते हो। आपको साइड स्टैंड और मेन स्टैंड दोनों मिलता है, विच इज़ अ ब्रिलियंट थिंग। साड़ी गार्ड इंडिया में लॉ है तो मिलना ही है, तो आपको यहाँ पर मिलेगा ही। उसके अलावा बहुत ही बढ़िया फिनिश है इसकी, थोड़ी सी सीट वगैरह छोड़ी है। एंड देन दिस पैराशूट थिंग, ये पैराशूट, आपको पता है पैराशूट वाली चीज़ क्या है, मैं समझाता हूँ। सो फ्लाइंग फ्ली जो है वर्ल्ड वॉर 2 से पहले रॉयल एनफील्ड की एक लाइट वेट बाइक थी जिसको लिटरली पैराशूट से नीचे फेंक देते थे, और वो वहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 में काम आती थी। वो पैराशूट जो है वो चीज़ें सिंबल यहाँ पे कैरी हो रहा है। देखो ये भी लाइट वेट है, वो उस टाइम पे उसका यूज़ केस अलग था, इसका लाइफस्टाइल अर्बन मोबिलिटी टाइप यूज़ केस है। और फ्लाइंग फ्ली नाम जो है वो रॉयल एनफील्ड को वापस लाना था, लेगेसी में था उनके, तो उन्होंने यहाँ पे लाया है उसके साथ में। आई थिंक ये बेस्ट यूज़ यही कर सकते थे। अगर आपको लग रहा है कोई लाइट वेट रॉयल एनफील्ड आ जाती पेट्रोल इंजन के साथ में, मुझे लगता है वो स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं होती, क्योंकि आरी को एक ऐसी जगह पे डेवलपमेंट करना पड़ता जो कि इंडिया मतलब ओवरऑल ग्लोबली अब जो है कोई भी फोकस नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिक की तरफ फोकस कर रहे थे, तो यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने उसके साथ किया है। बाकी ऑब्वियसली कस्टमर जो है वो जो इवेंचुअली जो परचेज़ करता है वही फाइनल डिसीजन मेकर होता है, भले उसका डिसीजन थोड़ा धीरे धीरे इंप्लीमेंट हो, तो वाली चीज़ है। कैसा लग रहा है आपको वो बता सकते हो, और फ्लाइंग फ्ली नाम वहाँ से आता है, वो एक चीज़ है। उसके अलावा यहाँ पे और कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को बतानी थी। हॉर्न मैंने सुना है, नहीं सुनाया, सुनाता हूँ, काफ़ी लाउड है एक्चुअली हॉर्न। फ्लाइंग फ्ली यहाँ पे भी है, कितनी जगह पैराशूट बन रखा होता है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे कहीं भी बना होता, यहाँ बना हुआ है पैराशूट, और यहाँ पे बना हुआ आता है अंदर इसके। बहुत सारी छोटी मोटी और जगह पे जो है पैराशूट बना हुआ है। एंड रॉयल एनफील्ड ने सच में बहुत भयंकर काम किया है। हमने उनका प्लांट विजिट किया जहाँ पे उन्होंने बताया कि हमने कैसे R&D करी हुई है, बैटरी पे, मोटर पे, वायरिंग हार्नेस पे, हर चीज़ को हमने टेस्ट किया हुआ है। मल्टीपल सेल्स हमने टेस्ट किए, तब जाके हमने इवेंचुअली इस पर सेटल हुए। हमने पहले पावर ज़्यादा रखी, फिर कम करी, फिर एक बीच के गैप पे पहुँचे जहाँ पे मैं रियलाइज़ हुआ ये बेस्ट होगा, क्योंकि इंडिया में क्लाइमेट कंडीशन अलग है, यूरोप में जहाँ हमें बेचनी है वहाँ पे सिचुएशन अलग है, बट उसके बावजूद हमने जो एक मिक्स मैच करके एक जगह पे हम पहुँचे। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई, और साथ ही में उन्होंने कहा कि अब फाइनली आप चला लो, क्योंकि हम 2 सालों से आपको दिखाते जा रहे हैं, तो चला के देख लो आपको क्या कुछ कैसा लग रहा है। बाय द वे टॉकिंग अबाउट पैराशूट, यहाँ पे भी है, ठीक है। अब मैं एक्चुअली इसको चलाता हूँ और बाकी चीज़ें चलाते वक्त डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बाइक चालू करने का प्रोसेस क्या है, इस बटन को दबाना है आपको। हैंडल लॉक है मेरा, अगर ऐसे पार्क करके लॉक करते हो तो मतलब खड़ा करते हो तो लॉक हो जाता है। पास कोड लगाना है, कोई चाबी नहीं है, जैसा मैंने पहले ही बताया आपको। आवाज़ आई बस यही आवाज़ आती है इसमें, इसके बियॉन्ड कोई आवाज़ नहीं है। मतलब एक्चुअली चलते टाइम भी एक आवाज़ है, उसकी भी बात करेंगे, बट आपको ऐसे वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि ये पूरा एनिमेशन आए। आप सिंपली जो है दोनों ब्रेक को पकड़ के और फिर अगर आप थ्रॉटल घुमाओगे तो आपकी बाइक जो है चलने लग जाएगी। तो ये जो मैंने वेट किया इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, आप उस प्रोसेस के तुरंत बाद जो है चलाना शुरू कर सकते हो। एनीवे, ये ट्रक तो घूम जाएगा अपनी जगह, मैं आपको समझाता हूँ कुछ चीज़ें। सो देखो क्या सीन है ना कि एक्चुअली इसको पूरा घूमने ही दो, मैं आपको तब तक बेसिक्स बताता हूँ। ये बाइक आती है एक मोटर के साथ में जो कि रियर व्हील को पावर करती है, बेल्ट ड्रिवन है, और 20.6 समथिंग हॉर्स पावर जो है वो बनाती है, और साथ ही में आपको 60 Nm टॉर्क जो है वो भी ऑन ऑफर होता है। लेकिन टॉर्क और वगैरह ये सब चीज़ें जो है इलेक्ट्रिक के लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती है। अगर आप जो नॉर्मल पेट्रोल बाइक से कंपेयर करोगे ना, तो वहाँ पे आपको समझ में आता है कि भाई थोड़ा हो सकता है फ़र्क पड़े, ये वो कैसे थ्रॉटल मारने में क्या जाएगा। इलेक्ट्रिक में इंस्टेंट रश आता है शुरू से ही, मतलब फुल थ्रॉटल मारते ही पूरा रश आता है।
तो एक एक करके एक एक चीज़ समझाता हूँ। ये 20 हॉर्स पावर कैसे ट्रांसलेट होता है। एक तो बाकी बाइक में 2-3 चीज़ें जो है फिर से मैं रीइटरेट करता हूँ। 124 kg का वेट है, ग्राउंड क्लियरेंस सफिशिएंट है, 207 किलो के आसपास, 207 mm के आसपास है। और ये जो वेट और पावर कॉम्बिनेशन है इसको बहुत ही फास्ट बनाता है। कई राइड मोड्स आते हैं जैसे मैंने बताया, तो मैं आपको स्पोर्ट मोड में लेके चलता हूँ जो कि सबसे फास्ट फील होता है। एंड इट इज़ वेरी फास्ट। कुछ जगह थोड़ा सा स्केरी फास्ट होता है। मतलब अगर आप खड़े में ये थ्रॉटल घुमा दो तो थोड़ा सा या तो व्हीली पॉप हो जाएगी, या जो है आप काफ़ी आगे चल जाओगे, या आपने ब्रेक मार के किया है तो आप उसमें जो है बर्नआउट वगैरह होने लग जाएगा। इतना ज़्यादा पावर इसमें से निकलता है, तो काफ़ी पावरफुल है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन बढ़िया काम रॉयल एनफील्ड ने ये किया है कि जो मैप दिए, ये जो मल्टीपल ड्राइव मोड दिए हैं, इन सब को बहुत ही बढ़िया तरीके से कैलिब्रेट किया है। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ये लीफ बना हुआ जो आता है इकोनॉमी मोड, जो कि एक्चुअली सिटी मोड है, काफ़ी लीनियर थ्रॉटल है, काफ़ी लीनियर थ्रॉटल चलता है। ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। अगर आप गलती से एकदम से खींच भी दोगे तो भी गाड़ी एकदम से पॉप नहीं होती है, ऐसे बहुत ही आराम से पावर डिलीवर होती है। कस्टम मोड आप अपने हिसाब से सब कुछ सेट कर सकते हो। उसके बाद रेन मोड, दिस इज़ दी मोस्ट ईजी मोड। कितना ही दबा लो गाड़ी एकदम ऐसा ट्रैक्शन काटेगी नहीं, वैसा कभी होगा ही नहीं। बारिश में ये मोड बहुत काम आएगा, भले ही गाड़ी में हाई टॉर्क हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बाइक जो है पिक करेगी। ऑब्वियसली मैंने बारिश में टेस्ट नहीं किया है, तो मैं जो बोल रहा हूँ ये बाकी मोड के हिसाब से अज्यूम करके बोल रहा हूँ। इस चीज़ की मैंने पुष्टि नहीं करी है, बट मुझे लगता है कोई भी इशू नहीं होने वाला है। उसके बाद में ये स्पोर्ट मोड है जो कि सबसे ब्रूटल मोड है। टॉप स्पीड भी इसी मोड में जाती है। मैंने बाइक को ऑलमोस्ट 117 इश चलाया है। कैमरा पे भी होगा 112 115, तो एक जगह हमें मौका मिला था, बट वही आई थिंक टॉप स्पीड है। और क्लेम टॉप स्पीड तो 115 है, बट 117 जा रही थी, वो थोड़ा बहुत स्पीड एरर वगैरह हो सकता है। बट ये स्पोर्ट मोड में तभी चलाने के काम की है जब आप जेन्युइनली पुश करना चाह रहे हो और आप ना आगे पीछे ऐसे चलाना चाहते हो, बिकॉज अदरवाइज ये कंफर्टेबल ही नहीं फील होने देता। आप थोड़ा सा थ्रॉटल घुमाते हो और ये आगे धक्का ऐसे झटका सा मार देता है। बेस्ट मोड इज़ एक्चुअली हाईवे मोड, जो कि हाईवे के लिए है। अब हाईवे मोड ऐसे लगेगा कि सबसे पावरफुल वगैरह होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें पावर तो पूरी है, लेकिन थ्रॉटल मैप जिस हिसाब से है, आपको ज़्यादा एक्सेलेरेटर खींचना पड़ता है बहुत ज़्यादा पावर निकालने के लिए। आपको ये हल्के ट्विस्टी से जो एकदम से ज़्यादा पावर निकल के नहीं आती है। और सबसे कम रीजनरेशन भी इसी मोड में होता है। आप रीजन वगैरह सब कुछ देख सकते हो यहाँ पे साइड में कि कितना रीजन हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। और अगर आप चाहो तो इंड्यूस भी कर सकते हो रीजन ऐसे आगे की तरफ इसको ट्विस्ट करके, बट बहुत ज़्यादा रीजनरेशन वगैरह नहीं होता है। कैसी लग रही है मोड्स वगैरह के अलावा ये बाइक, मतलब चलने वालने में जो राइड मोड वगैरह है, यहाँ से खुद आता हूँ मैं एकदम देखो, एक तो गेटर फोक्स जो है इनकी आदत पड़ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज जब ऐसे कर रहे हैं ना तो ऑलमोस्ट ये फोक्स कोई मूवमेंट नहीं करते हैं, और वो मूवमेंट नहीं होने की वजह से थोड़ा अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है कि एजिलिटी में कमी है, जबकि अगर आप स्लो स्पीड वगैरह पे से घुमाओगे ना तो कहीं पे भी आपको फील नहीं होगा कि एजाइल नहीं है बाइक या ऐसा कुछ। वो ये गेटर फोक्स की वजह से, इनकी मूवमेंट की वजह से थोड़ा अजीब सा फील होता है। एनीवे, सो कैसा है राइड क्वालिटी वगैरह? छोटे मोटे गड्ढे कहीं से भी निकाल लो, स्मूथली निकल जाती है, कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा बैड रोड है तो फिर गाड़ी ना मूवमेंट करने लग जाती है इधर उधर। आपको पता चलने लग जाता है कि एक नॉर्मल पेट्रोल इंजन जैसा मामला नहीं है कि जिस तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी वगैरह उसकी होती है, आप जो है ख़राब सड़कों पर निकलते जाते हो। यहाँ पर थोड़ा सा वेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह अजीब सा है, और उस वजह से आपको लगातार गड्ढों में जाने पर अनस्टेबल सा फील हो सकता है। शार्प गड्ढे लगते हैं और फील होते हैं। देखो, दो चीज़ें हैं इसके बारे में। एक तो सीट जो है मेरे को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगी। जब मैं सिटी में थोड़े देर चला रहा हूँ तो शायद कोई इशू नहीं होगा, लेकिन राइडिंग गियर्स पहन के हाईवे पे जब मैं निकलता हूँ तो थोड़ी अनकंफर्टेबल मुझे वो फील हो रही है। वैसे इसको कोई भी लंबी राइड्स पे नहीं ले जाएगा। अभी इंडिया में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ कि आप जो है बाइक से लॉन्ग राइड करने लग जाओ। लेती है ये 0 to 100 चार्ज होने में 2.5-3 घंटे, लेकिन उसके बावजूद कोई नहीं ले जाना चाहेगा, बिकॉज ऑलमोस्ट रेंज वगैरह भी मैं बताऊँगा तो आपको समझ में आएगा कि उतना लॉन्ग डिस्टेंस करने लायक है नहीं है। तो सिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत ठीक है, ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। जो नॉर्मल गड्ढे हैं वहाँ से निकल जाती है, परेशान नहीं करेगी। और साथ ही में जो बड़े जॉल्ट वाले अगर गड्ढे हैं आपके यहाँ पे तो फिर थोड़ा सा परेशान ये मामला कर सकती है ये बाइक, थोड़ा बहुत कंफर्ट के मामले में। चलाने के मामले में बैठने की पोजीशन वगैरह उसमें मेरे को कोई इशू नहीं है, ना ही ओवरऑल पाँव पहुँचने में कोई इशू है। वहाँ पे भी एकदम मस्त है, कोई भी इशू किस तरीके का नहीं है। सबसे मस्त चीज़ तो इसकी यही है कि एक तो दौड़ाओ, मज़ा ही आ जाता है। अब जो दौड़ाओगे ज़्यादा तो रेंज मिलेगी कम। मैं आपको बताता हूँ रेंज का क्या हिसाब है। वैसे तो मल्टीपल ड्राइव मोड और मल्टीपल तरीके हैं, आप कस्टम में अपने हिसाब से रीजन वगैरह कई चीज़ें सेट कर सकते हो, बट एक बॉल पार्क मुझे देना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैंने इसको ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर प्लस चलाया है, चार्ज भी हुई है, सब कुछ हुआ है। ये वाली तो एक्चुअली दूसरी बाइक है, जो पहले चलाई थी वो अलग थी। बट मुझे लगता है अगर आप सिर्फ हाईवे पे चलाओगे, 80 की स्पीड पे चलाओगे, तो आपको ये अराउंड 80 की ही रेंज देगी।
ठीक है 80-85 कर लो। अगर आप थोड़ा सा कम स्पीड पे चलते हो, कई लोगों के यहाँ ना खुले हाईवे है बट वो 60-70 से ज़्यादा नहीं जाते हैं, या जाते हैं तो ओकेशनली से ओवरटेक किया मैंने, ये भगाया जैसे, ठीक है एकदम फास्ट जाती है ये, और मैंने भगाया और ओवरटेक कर लिया, और उसके बाद में मुझे लगा कि चलो स्लो होने का टाइम आ गया तो मैं स्लो हो गया, वापस 60-70 क्रूज़ करने लग गया। ऐसी सिचुएशन में 90-95 कर लेगी। अगर आप सिर्फ सिटी में चलाते हो, जैसा कि बहुत सारे लोग बाइक को चलाते हैं, वहाँ पे इसकी रेंज एक्चुअली बहुत अच्छे से इंक्रीज़ होगी। ऑलमोस्ट 120 प्लस मुझे लग रहा है इसकी रेंज जाएगी सिटी में चलाने पर। जो IDC रेंज है वो तो 150 प्लस है कहीं पे क्लेम, बट 120 प्लस ये डिलीवर कर देगी अपने रीजनरेशन वाले सिस्टम के साथ में। बस आपको राइट मोड में रखना है, और राइट मोड भी कुछ नहीं, आप सिटी मोड में रखो, अपना काम हो जाएगा। थोड़ा बहुत जब समझने लग जाओ तो आप कस्टम मोड में इसमें छेड़ के आप जो है कस्टम मोड पे इसको चला सकते हो, तो वो चीज़ भी हो जाएगी। बट अदरवाइज इट्स अ वेरी फाइनली ट्यून्ड व्हीकल। रेंज भी ठीक है मेरे ख्याल से, बहुत थोड़ी सी ज़्यादा उम्मीद कर सकते हो, बट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना बाइक की, उस हिसाब से रेंज आपको कम ही मिलेगी, क्योंकि आप चलाओगे नहीं सही से। आप प्यार से चलाओगे, ऐसा आप 20-30 की स्पीड पे चला के तो आप निकाल सकते हो मेरे ख्याल से 200 की भी रेंज अगर निकालनी होगी तो कभी आपको, क्योंकि ऑलमोस्ट 3.91 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, जो कि काफ़ी बड़ा है। और रॉयल एनफील्ड ने वेट शेड करने के लिए बहुत सारी चीज़ करी है। देखो फ्लाइंग के लिए वैसे भी मतलब ठीक है, वेट कम ही होता था उसका, और उस चीज़ों को इलेक्ट्रिक में नहीं भी कैरी किया जाता, तो इतने लोग लेगेसी से कनेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे मुझे नहीं पता, लेकिन जेन्युइनली इलेक्ट्रिक बाइक्स में वेट कम करना था और उन्होंने किया है, एफर्ट डाले हैं। रेंज मेरे ख्याल से वहाँ पहुँच गई है जहाँ पे सिटी के हिसाब से कंफर्टेबल है। दिस इज़ अ लाइफस्टाइल ओरिएंटेड व्हीकल, मुझे ज़्यादा कुछ उसमें ऐसा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। हाँ एक चीज़ और है, इसके जो ABS मोड है, एक्चुअली मैं स्पोर्ट में आता हूँ और वहाँ पे ABS एक बार फिर से ट्राई कर लेता हूँ। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ABS कुछ जल्दी किक इन होता है। सबसे पहले मैं रियर ब्रेक दबाता हूँ, हाँ मोड से भी एक्चुअली काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ब्रेक्स तो काफ़ी अच्छे हैं इसके, काफ़ी अच्छे ब्रेक दिखाता हूँ मैं आपको, देख रहे हो ये मैंने पूरे ब्रेक दबाए भी नहीं है, खड़ी हो जाएगी बाइक। अलग अलग ABS मोड अलग अलग तरीके से रिएक्ट, अलग अलग मोड में ABS अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, और ब्रेकिंग जो है वो बढ़िया है, कोई इशू नहीं है किसी भी तरीके का। फॉर अ रॉयल एनफील्ड पाँव में ब्रेक नहीं, थोड़ा सा ऑड लगा मेरे को, बट पता है सही चल रही है बाइक ये। हर चीज़ जो आप बोलते हो ना स्टार्ट टू एंड, जो ओवरऑल किसी भी तरीके का ग्लिचेस विचेस नहीं है। एक चीज़ जो है वो उन्हें बता दी कि ग्लव्स वगैरह पहनने के बाद ये नहीं चलता है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। क्या टच स्क्रीन राइड करते हो, टच स्क्रीन यूज़ नहीं आती है ना शायद? हाँ राइड करते हुए टच स्क्रीन यूज़ नहीं आती है, आप कर पा रहे हो, कुछ तो हुआ मैंने ऐसे, हाँ ये देखो चेंज हो रहा है। तो राइड करते वक्त भी आप टच स्क्रीन से कुछ चीज़ें तो कर सकते हो, बट हाँ मतलब ये है कि जैसे मेरे को टर्न दिखता है कोई ये कुछ जगह पे रीजनरेशन से हल्की हेजिटेशन, बट पहले प्रोडक्ट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मैच्योर प्रोडक्ट बनाया है। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट मेरे को ये लगा है जिस हिसाब से बना है। बहुत सारी चीज़ें मैं कह सकता हूँ कि जैसे सीट मैंने बोली कि और बेटर होनी चाहिए थी। भाई तो ये वाइन, चलो इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो आवाज़ आती है मोटर से मेरे को ये अच्छी लगती है, एथर में आती है, सुनना ही है। ये मेरे को ये बढ़िया लगती है। ये एथर में भी आती है, कई में नहीं आती, कई में आती है। बेल्ट ड्राइव है इसलिए इसमें तो आनी थी, लेकिन मुझे ये कनेक्शन फील करवाती है गाड़ी से। क्या आपको ये सही नहीं लगती? आपको लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल एकदम साइलेंट होने चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं ऐसी नॉइज़ आ रही है तो चल जाएगी? इस नॉइज़ से हल्का सा वाइब्रेशन भी आता है, और वो वाइब्रेशन बाय द वे वाइब्रेशन से आता है। दिस इज़ फर्स्ट रॉयल एनफील्ड जिसके मिरर्स में वाइब्रेशन नहीं है, जिसमें आप जो है अगर 70, 80, 100 भी चला रहे हो तो पीछे देख सकते हो। Just look at this bike. Anyway, so इसके मिरर में वाइब्रेशन नहीं है, ये भी एक कमाल चीज़ है। और उसके बाद में जो कमाल चीज़ है वो ये कि वो जो हल्की सी वाइन, हल्का सा वाइब्रेशन है, वो कनेक्ट फील करवाती है मुझे। तो आई डोंट नो आपको कैसा फील होता है, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको वो भी कनेक्ट फील करवाती है या नहीं करवाती। बाकी इट्स गुड, इट्स निम्बल, इट्स कंफर्टेबल, काफ़ी स्मूथ है। ब्रेक और थ्रोटल एक साथ दबा के आप जो है अपना बैलेंस भी बना सकते हो। वेरी नाइस एक्चुअली। थोड़ा सा सीट का कंफर्ट अगर मज़ा हो जाता ना, बढ़िया हो जाता ना, तो आ जाता मज़ा। मेरे को तो मज़ा ही आ जाता। और बाकी तो थोड़ा दिन नॉर्मल प्रैक्टिकल होने दो इसको। इसकी जो ओवरऑल हरकतें हैं, जैसे कि चार्जिंग वार्जिंग कैसे होती है और रेगुलर रेंज कैसे निकलती है, गर्मियों में कितना असर पड़ता है वगैरह वगैरह, वो जब होंगे तब उससे पता चलेगा। बट इट्स नाइस यार। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बाइक जो है चलाने में मज़ा तो मुझे बहुत आया, सच बता रहा हूँ मैं। प्राइस पे आते हैं। 20 हॉर्स पावर की एक बाइक जिसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है।
आप ये उम्मीद कर सकते हो वो इलेक्ट्रिक है तो उस वजह से मे बी वो एक 250 हॉर्स पावर के आसपास की कोई बाइक जो इंडिया में मिलती है उसके आसपास जाएगी। थोड़ी सी क्वालिटी या इकोनॉमी और स्किल के हिसाब से अगर आप देखो तो थोड़ी सी प्राइस और ऊपर कर दो, बट दैट इज़ व्हाट आई अज्यूम। किस ब्रैकेट में गिर रही है उस हिसाब से 2 लाख के आसपास इधर उधर। बाकी तो रॉयल एनफील्ड जानता है कि उनको क्या करना है। ये ऑब्वियसली लाइफस्टाइल ओरिएंटेड व्हीकल है, अगर वो थोड़ा सा हायर प्राइस करके कम बेचें वो वाली स्ट्रैटेजी भी वो अपना सकते हैं। बट मुझे ये पता है जो भी इसको ये सोच के लेगा कि एक अलग टाइप की लाइफस्टाइल ओरिएंटेड व्हीकल है जो कि खुद अपने आप में जो है थोड़ा सा बन संवर के इधर उधर टहलना चाहता है या एक स्टेटमेंट जो है वो कैरी करना चाहते हैं, उनके हिसाब से ये बाइक जो है परफेक्ट बैठेगी। सबके लिए नहीं है ये बाइक। दिस इज़ नॉट अ रॉयल एनफील्ड एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक बाइक जो कि पैसे बचाएगी राइड वाइड करने के हिसाब से। ना वो सीन है ही नहीं यहाँ पे। इज़ अ वेरी डिफरेंट बाइक, बहुत ही अलग अप्रोच रॉयल एनफील्ड ने यहाँ पे लिया है। पर्सनली मेरे को बढ़िया लगती है। बाकी मार्केट जो है वो डिसाइड करता है कि उनको चीज़ें जो है कैसी लग रही है, मार्केट में बाइक्स कॉम्पिटिशन वगैरह जो अवेलेबल है उसके हिसाब से कैसा लग रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। अगर कुछ रह गया हो मैंने नहीं बताया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।